अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मामलात में तो बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं पेशरफ्त हो रही है और दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के यूँ कह लीजिए आपके नए नए आजमूदा तरीक़ों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। PTI की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन के अराकीन के खिलाफ। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की तैयारी PTI ने कर ली है। दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारी कर रही है कि PTI को बैन करने के लिए और आर्टिकल 6 के मुकदमात कायम करने के लिए राय आमा हमवार की जाए। इस सिलसिले में पहले भी बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब भी कोशिश है कि जो इत्तेहादी जमातें उनको इस सिलसिले में साथ में लाया जाए। पीपल्स पार्टी ने कहा इजलास तलब कर रखा है, देखते हैं कि वो इस हवाले से फाइनल फैसला क्या करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI भी कोशिश कर रही है कि अपने हलीफ बढ़ाए जा सकें। JUIF से उनके मामलात मजीद आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये तक कह दिया कि PTI सिर्फ यही नहीं कि इस्तीफे देने के लिए तैयार है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी अगर उन्हें तहलील करनी पड़ी तो वो इस हद तक भी जाएंगे। PTI की तरफ से इसकी कोई खास आमादगी जाहिर नहीं की गई है। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहरहाल आगे मामलात चलेंगे तो देखेंगे कि री इलेक्शन की तरफ अगर बात बनती है तो क्या करना है। तो बहरहाल अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके आगे बढ़ा जा रहा है। एहतजाजी तहरीक को भी लाएमल उसका भी बनाया जा रहा है कि किस तरह से सड़कों पर आके हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन इस सारे हंगाम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को भी देखना है, जहाँ पर बन्नू में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का, जिसके बाद बड़ी तादाद में बन्नू के अवाम अमन मार्च कर रहे थे। लेकिन अमन मार्च पर भी फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसके ऊपर मुतज़ाद तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये फायरिंग क्यों कर और कैसे हुई और किस मकसद के लिए हुई। अगरचे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इसका इल्ज़ाम भी PTI पर लगाया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही मामला है कि अपने ही सूबे में उन्होंने इस किस्म के जरगे के ऊपर फायरिंग की, जबकि उनके अपने भी अराकीन असम्बली इस अमन मार्च का हिस्सा थे। आज अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी इंक्वायरी के हवाले से एक वाज़ेह बयान आ चुका है। देखते हैं कि आगे चलकर इस हवाले से क्या होता है। लेकिन बानी PTI इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी आज छपा है एक और इंटरनेशनल जरीदे में, और उन्होंने भी कई इंपॉर्टेंट बातें की। उसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ मुल्क की मईशत के ऊपर भी जायजा लेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद। और इमरान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आ रही है, और अब इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया। आप समझते हैं कि ये एक सही उनका मूव है सही डायरेक्शन में, जबकि अब तो ऑलरेडी काफ़ी अगर नुकसान की बात की जाए PTI के लिए तो वो जो होना था वो हो नहीं चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब का ताज़ा एक इंटरव्यू प्रिंट हुआ है संडे टाइम्स में, हाँ जी, संडे टाइम्स में, तो उसमें आप ये देखें इस बात की तो फिर एक दफ़ा कलई खुल गई है कि जो PTI की तरफ से ये हमेशा से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि वहाँ सहूलत नहीं है, वहाँ उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनको किसी चीज़ का वास्ता नहीं है, फ़लाँ, तो वो इन मुश्किल और नामुसाद हालात में भी वो आए रोज़ उनके इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, वो छप भी जाते हैं, उनके आर्टिकल भी छप जाते हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उनकी फैसिलिटेशन पूरी तरह से हो रही है। अच्छा। और ये सब इल्ज़ामात जो हैं उनमें उस तरह से हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है PTI का, ये देखें जो उन्होंने अब कहा है बानी चेयरमैन ने कि हम रेफरेंस करेंगे, मुझे तो ये इतने, जैसे मैंने कल कहा था ना कि गुंजली सियासत हो गई है कि अब आप देखें PTI क्या करने जा रही है। इतना पेचीदा मामला कर दिया इन्होंने। PTI उस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है जिसको वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसी PTI की इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसकी केस की अब समाअत करने जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस पे जब नज़रसानी की हुकूमत ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि उस पे करें। अब ये सारे मामले इतने हैं, तो अब मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन मुकदमात के जो भी फैसले आए, लेकिन एक दफ़ा जब ये फैसले आएंगे तो फिर ही हमारी सियासत का कोई रास्ता खुलेगा कि हमारी सियासत आगे किस तरफ चलिए। लेकिन कुछ फैसले तो आ चुके हैं जिनके ऊपर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए उन्होंने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। लेकिन
जो मौजूदा इस वक्त सियासत है आगे बढ़ती किस तरह नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज खास तौर पर हमें ज्वाइन करने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े दिनों बाद आपने हमें वक्त दिया, वैसे ये थोड़ा सा शिकवा भी ले लें, लेकिन आपने फिर भी वक्त दिया, आपका शुक्रिया। लेकिन चौधरी साहब, बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, खुद हुकूमत वाले भी एक गैर यकीनी की कैफियत का शिकार है, और वो भी हमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मुख्तलिफ दानिश्वर भी ये कह रहे हैं कि कोई अल्लाह ना करे सानिया ना हो जाए। आपको मुल्क में क्या ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नजर आ रही है, अल्लाह ना करे, कि जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी इमरजेंसी, मार्शल लॉ, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है? समीना, अच्छा, पहले तो मैं शुरू तो करना चाहता हूं, जो इमरान ने कहा कि ये इमरान खान को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है कि उनका इंटरव्यू छप जाता है। देखिए, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपके वकील जाते हैं, उनके पास क्वेश्चनियर जो है वो आ जाता है, वो जो सवाल होता है वो पूछ लेते हैं, उसका जवाब आके रिटर्न वो वापस भेज देते हैं। नवाज शरीफ साहब के पास कलम और कागज भी था, अब उन्होंने अगर एक पैरा भी नहीं लिखा तो इसमें किसी का कसूर तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इमरान खान को ये बड़ी ज्यादती है कि आप कह रहे हैं कि वो कागज पेंसिल भी आप उनको नहीं दे रहे, नहीं, आप उनको ऑर्डर्स भी पढ़ने को नहीं दे रहे। इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आपने उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, आप उनको एक क्लास में क्यों नहीं रख रहे? और जो सहूलतें नवाज शरीफ साहब को एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब को मिली हैं, वही कम अज कम तो इमरान खान को मिलनी चाहिए। और उनके ऊपर तो जेन्युइन केसेस थे, इमरान खान पे तो सारे फ्रॉड केसेस बने हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको क्लैरिफाई होना चाहिए, बड़ी ज्यादती है जो इमरान खान के साथ और बेके बुशरा बीबी के साथ हो रही है। उनको बी क्लास भी नहीं दी हुई आपने, और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास बी क्लास थी, उनके अटैच्ड बात था। परवेज इलाही साहब के पास भी बी क्लास से अटैच बात था। खान साहब को आपने जो राब्ता शायद कुछ उनका हो गया है, चौधरी साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज वैसे ओवरऑल इमरान साहब, ये भी एक खबर है कि आज इंटरनेट डाउन है, और आज अता तारड़ साहब इस बारे में कह रहे थे कि आज सिर्फ पाकिस्तान में ही इंटरनेट डाउन नहीं है, बल्कि ग्लोबली कई ममालिक में ही इंटरनेट डाउन चल रहा है। समीना, ये पिछले 3 दिन से है, 3 दिन से है, बल्कि और भी ऐप्स जो हैं वो वीपीएन के साथ। लेकिन चौधरी साहब आगे वापस, चौधरी साहब बात कंटिन्यू कर लें, मेरा ख्याल है फिर आगे चलते हैं। जी चौधरी साहब। अच्छा, जी, दूसरा जो आपने बात की है, देखिए बात ये है, एक ऐसी हुकूमत जो सारी फॉर्म 47 पे खड़ी हो, तो छोटी मोटी चीजों पे हिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मार्शल लॉ तो सच्ची बात यह है कि मुल्क में आइन तो नहीं है ना, तो एक सिंपल बात है कि जो ऑफिशियल मार्शल लॉ डिक्लेयर अगर करना है तो उसके में 2 ही प्रॉब्लम्स हैं। जो सारे मार्शल लॉ पहले लगे हैं, एक तो वो पॉपुलर मार्शल लॉ थे, मतलब अयूब शाह खान का हो या मुशर्रफ साहब का हो या ज़ियाउल हक हो, उसे पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी हासिल थी। और दूसरी सीधी बात है, डॉलर आ रहे थे, हम लड़ रहे थे, हमें डॉलर आ रहे थे। अब अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं तो अब भी लग जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही आ रही है मेरे ख्याल में, एक तो इंटरनेशनल कंसर्न्स, पाकिस्तान इज नॉट रियली रेलिवेंट इंटरनेशनली, जिसकी वजह से हमारा पैसे का इनफ्लो नहीं हो रहा। आपने देखा ही है कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि इमरान खान से इतनी खिलाफ है अरब वर्ल्ड कि यहाँ तो अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे। फिर ये कि वो इतने खिलाफ है वेस्ट के, वो तो हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड नाउ पाकिस्तान नीड एटलीस्ट $10-15 बिलियन इस साल कैश में चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं ना, ये तो ऐसी कहानी है ना, हमें हार्ड कैश चाहिए $10-15 बिलियन, वो कहाँ से आएगा, ये सोचने की बात। अगर हो जाता है तो लग जाएगा कोई ऐसा। अच्छा चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि मैं सवाल भी करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब के बारे में खुद पीटीआई के जो लोग कहते हैं, तो ये तो मैं चाहता हूँ, हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुके हैं कि जो सहूलतें जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को हासिल थी या आइन और कानून के मुताबिक उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म को होनी चाहिए, वो इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये वावेला मैं या समीना तो नहीं बचाते कि उनको बिल्कुल कोई सहूलत नहीं, कागज पेन भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो वावेला नहीं है, वो सही बात है। चौधरी साहब का ये पॉइंट है। दूसरे चौधरी साहब, आपसे ये मैं जब बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो मान लिया कि कुछ कुव्वतें शायद नहीं चाहती कि आप पीटीआई में दोबारा जाएं, क्योंकि आप जिस तरह से बहादुरी से, दिलेरी से हमेशा पीटीआई का और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लेके चलते थे, वो शायद उनके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो।
लेकिन पीटीआई के अपने लोगों को क्या मसला है, वो क्यों आपके मामले में रुकावटें खड़ी करते हैं? नौकरियां लगी हुई है ना, मतलब अगर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीने का ले रहा हो तो उधर तो दिल बहना ही है ना कि मेरी नौकरी चली जाएगी। वो एक चलता रहता है, कोई नहीं, पोजीशंस के इशू होते हैं लोगों के, ये वो, बट कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है। पीटीआई में आप हो ना हो, आप देखिए इस वक्त साथ इमरान खान का देना बनता है, क्योंकि इमरान खान 22 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, और हर बंदे का, चाहे उससे पीटीआई अच्छी लगे बुरी लगे, इमरान खान अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान को आप अच्छे लगे बुरे लगे, ये रेलिवेंट है अभी। ये जब इमरान खान पावर में आएंगे ये बातें उस वक्त के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो देखिए ये लड़ाई है जिसमें अवाम को जीतना चाहिए, और इमरान खान इस वक्त सिंबलाइज कर रहा है पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप क्या देख रहे हैं चौधरी साहब, लड़ाई की आप बात करें, लड़ाई दोनों तरफ से भरपूर लड़ी जा रही है। एक तरफ इमरान खान साहब की पीटीआई कोशिश कर रही है कि जेयूआईएफ के साथ इत्तेहाद बन जाए, कल मौलाना साहब ने इस बारे में बात भी की है। दूसरी तरफ पीएमएलएन ये कोशिश करी कि पीपल्स पार्टी साथ दे और हुकूमत पाबंदी लगा दे पीटीआई के ऊपर। दोनों में से कौन कामयाब होता नजर आ रहा है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? देखिए ज़मीना, पहली बात तो यह है कि मुझे तो पता नहीं है, सच्ची बात है, कि हुकूमत को ये मशवरे कौन देता है। मसलन आप देखिए कि पीटीआई क्या पिछले इलेक्शनों में पार्टी थी? आंसर इज नो। ये जो सारे एमएनए एमपीए बन के आए हैं, क्या ये पीटीआई के टिकट के ऊपर आए हैं? आंसर इज नो। इमरान खान क्या चेयरमैन है पीटीआई के? आंसर इज नो। क्या जो मौजूदा अपना पार्टी है इसकी जो लीडरशिप है उसका इमरान खान उनको चला रहे हैं, ये इमरान खान को चला रहे हैं? आंसर इज इमरान खान चला रहे हैं। तो मुझे आप बताएं, पीटीआई पे बैन लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा इमरान खान को? इमरान खान तो इस वक्त पीटीआई के मोहताज नहीं है ना, पीटीआई इमरान खान की मोहताज है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सिर्फ बैन लगाने से, सवाए इसके कि आप इंटरनेशनली आपने अपने आप को गंदा किया ये बातें करके, दुनिया में आपका कंसर्न और हो गया, तो इसके अलावा आपने मसलन पीटीआई का बैन करने से, सवाए इसके कि आप मुल्क में एक पॉलिटिकल क्योस मजीद बढ़ाएंगे, और बढ़ाया है आपने, तो उसके अलावा इसका पॉलिटिकली मतलब प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट, अच्छा क्या होगा हमारे ये बता सकते हैं कि क्या वहां पे सोच है और इससे क्या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? बट आई एम एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई को बैन करने का इमरान खान को क्या नुकसान होगा। इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा चौधरी साहब, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है उसने ऐलान किया है 26 जुलाई से एहतजाज का, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो मुल्क की एहतजाज है इमरान खान साहब की रहाई के लिए, ये एहतजाज कामयाब होगा, इससे कोई मूव बनेगी, या ये भी पहले की तरह उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगा? लेकिन ये फिलहाल तो अभी जो है मैं समझता हूँ एहतजाज के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा जल्दी है। सितंबर तक इंतजार कर लें ताकि बजट पूरा जो है लोगों को उसके इम्प्लीकेशंस का पता चल जाए कि ये उनके साथ हुआ क्या है। और सितंबर मिड के बाद तहरीक वैसे ही शुरू हो जानी है, और उसके बाद जब ये नवंबर में, फिलहाल तो देखें ना, जो बड़ा चैलेंज है पीएमएलएन को वो ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स नहीं हटाए चीफ जस्टिस लाहौर ने, उसके नतीजे में इनकी तकरीबन 45-50 सीट्स खुल गई हैं। और इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल ने जो प्रोसेस तय किया है वो बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि सब लोग अपने फॉर्म 45 ले आए। अब वहां पे जो फॉर्म 45 आते हैं वो ये है कि बाकी सारे उम्मीदवारों का फॉर्म 45 एक है, नून लीग का फॉर्म 45 अलग है, तो उसके बाद वो एफिडेविट लेके वो फैसले शुरू करते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं होगा ना चौधरी साहब, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस हद तक नहीं था कि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कहेंगी फिर उसी तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और वहां पर बेसिकली जो फर्स्ट हेयरिंग हुई थी उसमें एक स्टे भी मिल गया था कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी जाए, और ये कहा था आप मुशावरत कर लें और फिर उसके बाद हमारे पास आएं। अब बिलफर्ज अगर उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई इस मामले के ऊपर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यही सजेस्ट किया कि जो काम कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स वो करें, तो मामला तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर वहां से इस चीज का एक चेंज ओवर मिल जाता है इनको, और फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है या जिसपे अब हुकूमत साजी कानून साजी भी कर चुकी है हुकूमत, तो फिर तो सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगी। नहीं, बड़ा मुश्किल है चेंज होना। अब उसकी वजह यह है कि दो चीफ जस्टिस जो हैं वो एक ही राय दे चुके हैं, और आपको मालूम है जस्टिस अब्बासी और जस्टिस मंदोखेल तो पिछली दफा भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन तय करे। तो मुझे लगता है कि फायज ईसा साहब डिस्पाइट के उन्होंने बड़ा इसके ऊपर भी पीएमएलएन को रिलीफ देने की कोशिश की है एज यूजुअल, लेकिन वो ये रिलीफ नहीं दे पाएंगे। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और अगर ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू हुए तो फिर तो देखिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपनी सीट खतरे में, तो फिर क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगा। अभी ये सारे नून लीग वाले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उन्हें कंटेम्प्ट इशू करे, तो वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। और ट्राइब्यूनल जो हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है, असल घबराहट पीएमएलएन की इस वक्त सारी ये है कि ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोका जाए। और आपने देखा है कि जो सारे ट्राइब्यूनल्स हैं उनके जजेस के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो शुरू की हुई है, चाहे वो जहांगीरी साहब हों, चाहे लाहौर के जजेस हों। सो जो ट्राइब्यूनल में जजेस फॉर्म 45 और 47 देख रहे हैं, सारी जो कैंपेन जो है वो उन जजेस के खिलाफ हो रही है। अच्छा चल सर, ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए फवाद चौधरी को टास्क दें कि फवाद चौधरी जो है वो कोई मूव करें, सियासी भी और अवामी भी, तो आप किस तरह से इमरान खान की रिहाई में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि देखिए प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो इस वक्त टीम है उसकी पॉलिटिकल वो जरा वो इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है। और 9 मई आइडियल दिन था जिस दिन पीटीआई को सड़कों पे होना चाहिए था, एक मैंडेट मिल गया था कैंपेन के बगैर। 9 मई या 9 फरवरी मैंडेट सॉरी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी। तो 9 फरवरी जो है उस दिन लोगों को बाहर होना चाहिए था और अपने मैंडेट की हिफाजत करनी चाहिए थी, जो नहीं की। लियाकत चट्टा का बयान आ गया था, उसको पीटीआई ने अकेला छोड़ दिया। वो बेचारा कितने महीनों से पता ही नहीं सोलिटरी कन्फाइनमेंट में और किधर किधर जो है पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। उसके बाद आपने जब चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंस दायर करना चाहिए था वो किया नहीं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब पीटीआई कर रही है। अभी केपी गवर्नमेंट जो है जिसकी रेजोल्यूशन पास की है असेंबली ने, केपी गवर्नमेंट करे अभी, और केपी गवर्नमेंट ने रेफरेंस जो है वो फाइल नहीं किया। आई थिंक प्रायोरिटी केपी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी। और अब देखिए इमरान, वाहिद हाल यही है कि अपोजिशन अलायंस इस वक्त देखिए हुकूमत से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का कोई फायदा नहीं। इस वक्त जो बातचीत करनी है इन्होंने वो अपोजिशन पार्टी से करनी है, और अपोजिशन पार्टीज का अलायंस हर सूरत पीपल्स पीटीआई ने बनाना है, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, पीर पगाड़ा है, हाफिज नईम है, इन सबको इकट्ठा कर सकेंगे। ये एक बड़ी पॉलिटिकल मूव होगी, और इसके अलावा और फिलहाल किसी पॉलिटिकल मूव की जरूरत नहीं। बाकी गवर्नमेंट तो अपने बोझ के नीचे ही जा रही है, इस गवर्नमेंट को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस ऐसा तो नहीं कि पीटीआई ने ज्यादा जो बोझ है वो अदलिया पे डाल दिया, और उनका ये ख्याल है कि अदलिया जो एक इस वक्त स्टैंड ले रही है उससे भले वो पीटीआई के हक में ना भी ले रही हो, वो अपनी आज़ादी की जंग के लिए ही स्टैंड ले रही हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा तो पीटीआई को मिल जाता है। तो इसलिए भी वो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी यानी उस पर रखे हुए अपना तकिया के चलिए देखते हैं कि अदलिया की मूव्स क्या होती हैं। ज़मीना अदलिया इससे ज्यादा बोझ नहीं उठाएगी। ये जो अगले जजेस हैं ये सारे जो है ना, ये कोई पॉलिटिकल जजेस नहीं है, ये प्रोफेशनल जजेस हैं, और ये कुछ सियासत में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये भी गलत फहमी है, और इसीलिए पीटीआई ने पहले भी मार खाई है कि एक ज्यादा रिलाय जुडिशरी पे या दूसरों के कंधे पे करके ये सियासत के फैसले। 8 फरवरी वाली पिटीशन भी रहती है ना चौधरी साहब, और हुकूमत खुद ये कह रही, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि ये खबरें उनके पास आ रही हैं कि जी लग जाएगी वो सितंबर अक्टूबर में अगर वो पिटीशन, तो सारा इलेक्शन ही कलअदम करार दिया जा सकता है। आपको ऐसा नजर आता है कि इलेक्शन कलअदम होगा या फिर ट्राइब्यूनल्स के फैसले आएंगे और उस वजह से कोई चेंज ओवर हो सकता है गवर्नमेंट का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगी जी ट्राइब्यूनल्स में केसेस चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल जो है वो अपने फैसले जो है वो खुद ही करें, और सुप्रीम कोर्ट ये बोझ नहीं उठाएगी। हालांकि जाहिर है सभी को पता है इलेक्शन जिस तरह का हुआ वो तो सबके सामने ही है, होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट अब इसके आगे जो है वो जाएगी। ये पीटीआई को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ही अब बढ़ानी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है वो देखिए मिसिंग पर्सनस के ऊपर है। आपने गरीबों के बच्चे चूंकि उठाए गए हैं, तो पीटीआई की लीडरशिप को कोई परवाह नहीं है कि जैसे वो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरे ख्याल में इन्हें जो है वो सबसे की चीज जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए था और फोकस करना चाहिए है वो ये गिरफ्तारियां और जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस है और इनके ऊपर करना चाहिए था। और अभी भी मैं अनफॉर्चुनेट है कि इनके साथ बच्चों के साथ जो है लड़कों के साथ पीटीआई खड़ी नहीं है। चौधरी साहब, आप ये समझते हैं अगरचे बानी पीटीआई तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई टॉक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये एक अच्छा ऑप्शन होता अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से हाथ बढ़ाया गया था तो पीटीआई उनको अगर ज्वाइन करती तो सारा जो प्लान था अगली गवर्नमेंट का वो तो खत्म हो सकता था। ये अच्छी मूव ना होती सियासी तौर पर?
अल्टीमेटली तो ये बातचीत हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी माहौल नहीं। लेकिन अभी पीटीआई जो है वो एक इस वक्त एक अवामी रेला जो है वो इस वक्त तो आप देखें ना, थोड़ी सी भी बात आप इधर उधर करें तो आप पे तनकीद शुरू हो जाती है। हालांकि अकल की बात तो ये है ना कि आपने मुल्क को नॉर्मलाइज करना है। यहाँ पे हम बांग्लादेश तो नहीं बनाना चाहते पाकिस्तान को हमने एक बेहतर तो यही है कि एक एक कदम पीछे हटके तो हम एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वापस जाए। तो लेकिन अगर आप इस वक्त पीटीआई अपने स्टैंड से पीछे हटती है तो बड़ी अनपॉपुलर मूव होगी। लिहाजा इस वक्त तो अपोजिशन पार्टीज के साथ इंपॉर्टेंट है कि आप अलाइंस करें। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एस्टैब्लिशमेंट, बातचीत तो अल्टीमेटली तो होनी है, लेकिन चले बाद में हो जाएगी। माहौल होता है और वो उधर से हमें कोई इंटरेस्ट भी नजर नहीं आ रहा। सच्ची बात यह है कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई मूव नजर नहीं आती कि वो इमरान खान से या पीटीआई से को बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। और जब इंटरेस्टेड होंगे तो तभी बात होगी ना, जब इंटरेस्टेड ही नहीं अगला तो की गल करनी। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अता तारड़ साहब का ये कहना है कि पीटीआई बन्नू वाक़े का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहती है और उनको बदनाम करना चाहती है, तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई 9 मई के वाक़े को बराबर करने के लिए ऐसा कर रही है? देखिए, ये इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो बन्नू का इशू है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जो भी पीएमएलएन को स्ट्रेटजी दे रहा है, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। एक तो इसके ऊपर इनको चाहिए कि बैरिस्टर सैफ जैसे जो लोग हैं, जो मॉडरेट लोग हैं और उनका जो नॉलेज है अफगानिस्तान का, रीजन का, चीजों का, उन जैसे लोगों को वैसे बंदा ब्रीफिंग के लिए बुला लेता है, बात कर लेता है। और फिर मैं इस पे भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जब ऑपरेशन की बात आई तो पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन पास कर रही है। आइदर पीएमएलएन की जो लीडरशिप है बड़ी नाइव है, ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते इशू को कि क्या मामला है, और या वो बट मेरा ये ख्याल है कि आई विल से कि इनकॉम्पिटेंसी ज्यादा है। देखिए, जो भी बातें करनी है ना, पहली बात तो ये कि पख्तून कोई अपना आपका होना चाहिए तर्जुमान, और ये बातें अमीर मुकाम साहब की तरफ से वो बातें करें, अता तारड़ को और इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इससे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दे आर नॉट ठीक, सॉरी जी ठीक है। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने इनके लिए वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मजीद कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं और इकोनॉमी के भी बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आप मजीद डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बन्नू वाक़े से मुतालिक बात कर रहे थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी एक वीडियो बयान जारी हो चुका है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और साथ साथ मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है। ये भी उन्होंने कहा है कि हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम अमन चाहती है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया पीटीआई के ऊपर और एक फिर से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। इस सारे मसले से क्या आखिर निकलेगा और आगे भी जो ख़ास तौर पे इकॉनमी के हालात हैं उसमें अगर हम इस तरह की सिचुएशन रखेंगे तो कौन इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा और कैसे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और आज खास तौर पर हमें ज्वाइन करें मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा आवान साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आज यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए। तो मेजर साहब, सबसे पहले चूंकि भी हम बन्नू वाक़े का फवाद चौधरी साहब से भी जिक्र कर रहे थे और वो भी अपनी राय दे रहे थे, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ़ौज ऑपरेशन करना चाहती है और दूसरी तरफ जो वहाँ की मकामी सियासी जमातें हैं वो कोई ख़ास उसकी हिमायत भी नहीं कर रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में किसी भी तरह ऑपरेशन का लॉन्च करना वो बेहतर फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मौका दिया अपने चैनल पे और इतने अहम टॉपिक के ऊपर आपने मुझे बुलाया। मैं परसों सुबह से 9 बजे से ये बन्नू वाला जो इशू था इसके ऊपर मेरे कुछ दोस्त लाइव उसमें मौजूद थे। मैं आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई, प्रोग्राम के बाद मैं आपको मोबाइल में उस वक्त के मैसेजेस 9 बजे से मुझे मैसेजेस और पिक्चर आना शुरू हो गई थी। जो लोग उसमें, मेरे एक दोस्त हैं मरबत साहब, वो सुन भी हो रहे होंगे शायद टीवी का प्रोग्राम इस वक्त, जिन्होंने मुझे लाइव उधर से पिक्चर्स अपनी भेजी, जो अमन प्रोग्राम के ऊपर उधर बैठे हुए थे। एक तो जुमे का दिन था। अब सिलेक्शन ऑफ डे देखें
कि जुमे वाले दिन आपने, जुमे की नमाज है 1 बजे, जो जनरली 1-1:30 बजे नमाज होती है, आपने अमन के नाम पे लोग इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कौन नहीं अमन चाहता? इमरान साहब आप नहीं अमन चाहते, मिस नहीं अमन चाहती, मैं अमन नहीं चाहता, हमारे बच्चे अमन नहीं चाहते, पूरा पाकिस्तान अमन चाहता है, पूरी कायनात अमन चाहती है। बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नीड्स पीस, कौन नहीं अमन चाहता? लेकिन जब भी वक्त क़याम आया तो नादां मैंने सजदे में गिरते देखे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसा हुआ है। जब फौज ने स्वात में ऑपरेशन शुरू किया था, उस वक्त हमारे बहुत बहुत बड़े कालम निगार, बहुत बड़े मीडिया के साफी, जिन्होंने लिखा कि ये फौज बहुत बड़ी गलती कर रही है, ये श्रीलंका की तरह फंस जाएगी इसके अंदर तमिलनाडु के साथ, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी। मैंने कहा ये वक्त बात है हक की कि हाँ, क्या दहशतगर्द वहां मौजूद हैं? यस हैं। क्या लोग मर रहे हैं? यस मर रहे हैं। दहशतगर्दों का इलाज क्या है? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। क्या वो ऑपरेशन करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। तो क्या कौम को उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? खड़े होना चाहिए। क्या हुकूमत को उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। यहां मैं हुकूमत को भी इस बात पे जरा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे अगर टाइम दे दे कि अक्सर ये होता है कि फौज जब भी ऑपरेशन में जाती है इमरान साहब, तो हुकूमत थोड़ा साइड से पतली गली से निकलने की कोशिश करती है। ऐसा ना करें, ये कौम का मसला है। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी की कोई कौमियत नहीं है। आज अगर आप देखें इस वक्त फ्रांस में वो 8-10 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है, जर्मनी में जो अभी हुआ है, वो दहशतगर्दी है, सीधी सीधी दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तानी झंडे को उन्होंने जलाया। मेजर साहब उस पर भी बात करते हैं, लेकिन असल इशू जो बन्नू का, जो समीना साहब अभी आपसे पूछ रही थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि दहशतगर्दी पूरी कायनात का मसला, और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी उसका इतनी देर से शिकार है, और हमने 50,000 से ज़्यादा जानों का नजराना दे दिया इसी दहशतगर्दी की वजह से। और पूरी दुनिया में आज हम ने इस दहशतगर्दी की वजह से जो बदनामी भी कमाई है, और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, उसकी भी बुनियादी वजह दहशतगर्दी है। और ये सारी चीज़ें ठीक है। मैं सिर्फ हम जानना आपसे ये चाहते हैं कि बन्नू में पर्टिकुलरली जो वाक़या हुआ, वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब का ये कहना है कि इसमें पीटीआई मुलव्वस है, पीटीआई के लोगों ने किया, जबकि पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या समझते हैं कि असल मसला क्या है? देखिए इमरान साहब, जान अल्लाह को देनी है। मैं वहाँ खुद मौजूद नहीं था कि मैं किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ था कि कौन अमन के लिए बैठा है, कौन पीटीआई का वर्कर है। अगर कोई शख्स अमन के लिए भी बैठा हुआ है और उसकी अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन पीटीआई के साथ है, मुख्तलिफ पीटीएम के भी थे, जेयूआईएफ के भी थे, पीटीआई और पीटीआई एक मेजॉरिटी जमात है इस वक्त, गवर्नमेंट है पीटीआई की, वज़ीर आला साहब पीटीआई के हैं, और अगर कोई अमन के लिए बैठा है और वो पीटीआई का भी है, तो मैं नहीं समझता है कि इसमें कोई गलती थी। हाँ, जो बाद में उसके ऊपर पेपर गेम खेली गई है, जो मीडिया गेम खेली गई है कि वहां डायरेक्ट फायर किया गया, ऐसा गलत है। ये सरासर झूठ है। कोई वहां डायरेक्ट फायर नहीं किया गया। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, जिसमें एफसी भी थी, पुलिस भी थी, और उन्होंने हवाई फायरिंग जरूर की है जब हालात को, बीच में दहशतगर्द मौजूद थे जिनका मकसद था कि यहां ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे फौज और पब्लिक की आपस में डायरेक्ट फायरिंग हो जाए, सूरत हाल मजीद खराब। वो उसके लिए दहशतगर्द, देखो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं सल्यूट करता हूं कि जिस मौके पे उन्होंने डायरेक्ट, लोगों ने वीडियोस मौजूद हैं कि लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के मुंह पे आके उनको बुरा भला कहने की कोशिश की है, पुलिस के ऊपर लोगों ने गालियां दी हैं उधर, मगर उन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं किया। बड़े हौसले से उस मामले को, जो भी उधर मौजूद थे कमांडर, उन्होंने बड़े हौसले से उस चीज को मैनेज किया और उसको एज पर देयर प्रोसीजर्स उन्होंने हवाई फायरिंग करके मामला को मुंतशिर किया। जी अच्छा, ये बताइए, जो जर्मनी का भी आपने जिक्र किया, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से अफ़गान शहरियों की तरफ से पाकिस्तानी एम्बेसी पे हमला किया गया, और जिस तरह से वहाँ पे पाकिस्तानी परचम को उतार के जलाने की कोशिश की गई, इसको आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने मामला दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और वहाँ से इस तरह के मामला, तो फिर अफ़गान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से किया, उनका रवैया भी आपके सामने, ये सारी चीज़ें आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? बड़ा अच्छा कि आपने दोनों सवाल, जो क्रिकेट का और फ्रैंकफर्ट को मिक्स किया आपने। आप ना करते तो मैं जवाब में मिक्स करता। पहली बात तो यह है कि जो सारा मीडिया
सुबह से लगा हुआ है कि अफगान बशिंदे अफगान। पहली बात मुझे ये बताएं इमरान साहब कि क्या वो अफगान बशिंदे थे? इस वक्त अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग क्या है आप जानते हैं? अफगान में गवर्नमेंट किसकी है? क्या वो जो झंडे उन 65 दहशत गर्दों ने अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए हैं, क्या वो इस वक्त ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के अंदर जो झंडा अफगानिस्तान का लगा हुआ है, क्या वो झंडे थे जो उन्होंने पहने हुए थे? आप क्वेश्चन थोड़ा दुरुस्त करें। वो अफगानी नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है ना कोई कौमियत है। ये बड़े खास इसका मकसद क्या हो सकता हाँ। है कि कोई वहां जाके वहां पाकिस्तानी कौंसल खाने में जाके कोई इस तरह की हरकत? मैं वो 65 टोटल वो लड़के थे जो पेड दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जिनको मैं खुल के बात करूंगा, जिनको रा और मुसाद इस वक्त उन्होंने हर मुल्क में इस तरह के, वो हमारे एक बड़े अच्छे एंकर हैं वो जो वर्ड यूज करते हैं लोंडे लपाड़े, इस तरह के जो स्टूडेंट टाइप जो जिनको पैसों की जरूरत होती है, इन्होंने अपने पेड ग्रुप्स मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज में रखे हुए हैं। जब या मुस्लिम कंट्रीज को बदनाम करने के लिए या मुस्लिम कंट्रीज को स्नब करने के लिए। अब हुआ क्या है, आपने नोट नहीं किया शायद कि पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान में इजराइल का जो टॉपिक था, जो इजराइल का नैरेटिव था, जो इजराइल के जुल्म थे, वो पाकिस्तान में उसकी आवाज जो है वो बड़े जोर से उठना शुरू हो गई थी। अब किसी ना किसी तरीके से, इतनी जरूरत तो है नहीं उनके अंदर कि डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कोई आके आंखों में आंखें डाल के बात करें, नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, पिन डाउन करने लिए एक ऐसा मुल्क चुना जिसके साथ हमारे आहिस्ता आहिस्ता 30-40 साल के बाद एक डिप्लोमेट टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे थे ड्यू टू अ सर्टन पॉलिसी। इस पे अलग किसी दिन पाकिस्तान जर्नी के ऊपर रिलेशन पे प्रोग्राम रखें तो फिर मैं इंशाल्लाह इस पे बोलूंगा। अब वो होने जा रहा था, अब इसको खराब कर, ये वही एलिमेंट हैं जो चाइना में पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज काम कर रहे होते हैं उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। ये अफगानी नहीं थे। आईसीसी में इंडिया ने इनकार किया पाकिस्तान में आने से, अभी 8 घंटे नहीं गुजरे तो बयान आ गया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कि हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, वो क्रिकेट टीम है किधर? क्या वो अफगानिस्तान में है? क्या अफगानी गवर्नमेंट इसको ओन कर रही है? बिल्कुल नहीं ओन कर रही। क्या वो जो झंडा लेके आते हैं टीम में, स्टेडियम में, मैं आपके दूसरे पार्ट का जवाब दे रहा हूं, वो अफगानिस्तान का होता है? बिल्कुल नहीं है। वो इंडियन पेटेंट लोग हैं। वो 15-16 उन्होंने वो ब्लू ड्रेस में इंडियन ने अपने साथ का यूनिफॉर्म उनको पहनाया हुआ है, जो वो बड़े भगवान बोलते हैं। वो एक ब्रेक लेने का टाइम है, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब आप कुछ बात कर रहे थे। साहब आपने अफगान शहरियों के हवाले से दो वाकयात में कहा कि जी वो तो अफगान है नहीं। अगर आपकी बात को सच मान लिया जाए, भी झंडा नहीं था, वो अफगानी नहीं थे, तो फिर कौन थे? फिर जब वो टीम जीतती है तो जश्न तो पूरा अफगानिस्तान मनाता है। झंडे से हम तस्लीम करें वो अफगानी है या उनके जश्न से तस्लीम करें? इमरान साहब बस तुसी हुण आगे प्रॉपर साफी रोल च होण, चलो अगे चलने। अब ये जो जश्न मनाने वाली आपने बात की है ना, ये अब क्या मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं है ना, हिस्सा है नहीं। हम इखलाकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हम तो अपना हिस्सा ही मानते हैं। हम इखलाकी तौर पे हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन इस वक्त कंट्रोल किसके ऊपर? सर गुजारिश मकबूजा क्यों मैंने सर? नहीं सर, इखलाकी तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे भी। अब वो गाजिब अगर कब्जा करके बैठा है तो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम तो कहते हैं हिस्सा ही हमारा। मैंने पहले मकबूजा वर्ड क्यों यूज किया कि हम मकबूजा होती वो चीज है जो आपकी है लेकिन किसी के कब्जे में। पॉइंट क्या है? इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है पाकिस्तान जीतता है, सेलिब्रेशन मकबूजा कश्मीर में होती है, ऐसे ही होती हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, पाकिस्तान हारता है, सेलिब्रेशन इंडिया में होती है। देखो, एक नेशनल होना और चीज है, नेशन का उसको ओन करना, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट का ओन करना, स्टेट का ओन करना इज डिफरेंट। हमारी टीम जाती है, हम ओन करते हैं उसको। हमारा टीएडीए कहां से मिलता है टीम को? बोर्ड देता है ना। इंडियन मुझे अफगान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त उनको पेमेंट कौन कर रहा है? ओपन मीडिया पे आप गूगल करें, इस वक्त
देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको क्या दे रहा है, और इस वक्त आईसीसी उनको कितना पैसा दे रहा है जो इस वक्त इंडियन कंट्रोल में। चलिए अब आ जाते हैं जरा हम अपने इश्यूज की तरफ। ये इकोनॉमी का भी बड़ा इशू है, वक्त भी कम है और मैं इस पर बहुत डिटेल में तो बात नहीं कर सकती, लेकिन बजट आ चुका है। इस वक्त अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कर्जे हमने वापस करने हैं और लोग हड़तालें कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स, कभी पेट्रोलियम वाले कर देते हैं, कभी किसान कर देते हैं, अभी ये ताजिर बरादरी कर रही है, हर कोई अपना अपना सेक्टर जो है वो हड़तालें कर रहा है। और उसके साथ साथ बिजली के बिल हैं जो कि अजदहे की तरह आवाम को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो बाकी क्राइसिस है वो अपनी जगह। अब सवाल वहीं पे आ जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में हम इकॉनमी से कैसे निमट सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, जबकि हमारे मुल्क के जो ओवरऑल हालात हैं वो मैंने आपको बता दी। देखिए मिस, ये बड़ा बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोग्राम पे आपने ऐसा सवाल किया है जो मेरा ख्याल है इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था। ये इकोनॉमी के हालात इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। आप इस वक्त दुनिया के किसी शहरी को पूछ लें, कनाडा की, अगले दिन मैं एक मीम देख रहा था, वो किसी एक हमारी सिख बरादरी की बहन थी, उसने कहा हुआ था कि जो ही असी हूँ कनाडा आए हैं तो कनाडा भी होने ना महंगा हो गया कि असी ग्रॉसरी भी नहीं ला सकते। ये महंगाई की जो वेव है ना, ये पूरी वर्ल्ड वाइड है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है। हल कहाँ है? मैं इस पे तो एक तालब इल्म हूँ, मैं इस्लामिक हिस्ट्री का भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है कि एक दफ़ा उनके पास इब्लीस आ गया उनकी महफिल में और उसने कहा क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? अब बड़ा एक यूनिक क्वेश्चन था इब्लीस का कि आप रहमतुल आलमीन हैं, क्या आपके पास आप मेरे लिए भी रहमतुल आलमीन है, तो क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? तो आपने कहा हाँ तेरी माफ़ी हो सकती है, मेरा काम नहीं है तुझे ना उम्मीद करना, लेकिन जा तू पहले आदम की कब्र पे सजदा करके आ। बात वहीं से शुरू होगी जहां से खराब हुई थी। ये इकोनॉमी का इशू क्या है? इकोनॉमी का इशू है सारा सूद के ऊपर। आपकी जब हमारी 1924 में जब से इस्लामिक जो हमारी एम्पायर्स थी, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और उसके बाद जब से ज्यूज़ ने इस इकोनॉमी पर वर्ल्ड वाइड कब्जा किया, बड़े तरीके से जब से वो खैबर से निकले थे वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए थे। इस इकोनॉमी को जकड़ा उन्होंने सूद में लाके आपको। आप आज सूद से पाक आप अपनी बेकारी शुरू करें। जो रियलिस्टिक बात करें ना, अब जिस तरह हम जिसमें जकड़े हुए हैं, जो मुआहदे हैं, जो कर्जे हैं, अब उन्हें हम ये कह देंगे जी हम चूंकि एकदम अपना माइंड बदल चुके हैं, अब हमने अगर आप ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आप बात अब हमने जिस सर्कमस्टांसेस में आंख खोली है हमने तो उसी से निकलने की बात करनी है ना। हम आइडियलिज्म की तरफ इस वक्त तो नहीं अभी जा सकते। हमें जो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, हमने पैसे वापस ना किए। अभी मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट वहीं से शुरू करना पड़ेगा। किसी को सामने आना पड़ेगा, किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसको ग्रेजुअली इस सारे सूद वाले प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा। मैं कल बड़ा हैरान हुआ तकी उस्मानी साहब का प्रोग्राम सुन के, जिन्होंने एक बैंकारी का नया आज सुबह शायद कल मैंने आज देखा प्रोग्राम इनका कि बैंकारी के ऊपर एक सिस्टम उन्होंने बताया। इस पे हमें वापस नेचर के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है। मैं अगर आप डिजिट्स की बात करते हैं तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमारी तमाम ग्रोथ जो है वो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारी इंपोर्ट कम हुई है, हमारी आईटी एक्सपोर्ट 2 बिलियन तक चली गई है, हमारी जो इस वक्त टोटल एक्सपोर्ट है वो 26 बिलियन से 30 बिलियन पे चली गई है। अब अगर डिजिट्स पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। अब वक्त खत्म हो गया। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ में और हमारे साथ दिया। आज के प्रोग्राम को नाज़रीन यहीं पे समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।